गुड मॉर्निंग। इस प्रशिक्षण में हम बात किए एनईपी के बारे में, उसके साथ साथ जनरल पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी से सामान्य सा तात्पर्य है शिक्षण शास्त्र। इसके अंदर हम करिकुलम को देखते हैं, मेथोडोलॉजी को देखते हैं और टेक्निक्स को देखते हैं। करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम है, द कंटेंट व्हिच इज बीइंग टू बी वी आर गोइंग टू बी टॉट, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा में, उसको हम करिकुलम बोलेंगे। मेथोडोलॉजी क्या है? द वे ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम, उसको क्या बोलेंगे? मेथोडोलॉजी, किस तरह से बच्चों को समझाते हैं। टेक्निक्स, किस तकनीक का प्रयोग करते हुए हम काम करते हैं। मुख्य फोकस एनईपी पर किया गया है, दो बातें उसमें हैं। एक तो चीज यह है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एटीट्यूड, अप्रोच उनका हो। संज्ञानात्मक क्षमता से क्या तात्पर्य है? मन की ऐसी प्रक्रियाएं जो जानने की ओर ले जाती हैं, जिसमें आता है सृजन करने के लिए, कल्पना करने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को, तथ्य को याद करने के लिए। तथ्यात्मक चीजें तो याद की जाती हैं, याद करना भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? बोलिए, 15 अगस्त 1947 को। यह एक तथ्य है, इस बात को याद किया जाता है। गणित में कोई फार्मूला है, विज्ञान के जो सूत्र हैं, संस्कृत में श्लोक हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, इंग्लिश में वोकाबुलरी है, पर्यायवाची हैं, इत्यादि कुछ बातें हमें तथ्यात्मक होती हैं, कुछ याद करने की, स्मृति में रखने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको हम समझते हैं, पहले समझ लिए अच्छी तरह से, फिर उसको हम फिर याद करते हैं। इसीलिए जब इंग्लिश में वोकैब्युलरी की बात आती है, कोई भी शब्द होता है तो उसमें जब हम वाक्य में प्रयोग करके बताते हैं तो अच्छा क्लियर होता है। जैसे कि फैन मीन्स क्या होता है, या फैन मीन्स पंखा। दिस इज अ फैन। अब हम यदि ये बोलें कि यू आर अ फैन, यू आर ए फैन, नो। बट यदि इसके आगे बोलते हैं यू आर ए फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, यू आर फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, किसके फैन है तब? ठीक। अब देखिए, अब यहां पर उसको मैं क्लियर कैसे कर रहा हूं? एक सेंटेंस में रख करके। जब हम एक ही शब्द को ले रहे हैं और एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं तो उसके दोनों अर्थ निकल रहे हैं। क्लियर है ये बात? इसी तरह से कोई भी शब्द है, क्लास टीचिंग में हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके क्लियर करें तो समझ में बात विद्यार्थियों को आएगी। सक्रियता की बात की गई है इसमें, कक्षा में सक्रिय करना। कैसे हम सक्रिय करेंगे? क्या हमारे छात्र सक्रिय नहीं है? पहला प्रश्न। सक्रियता से तात्पर्य है कि अधिक से अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिज्ञासु बनाना। यदि एक बार जिज्ञासा आ जाए विद्यार्थियों में तो बहुत अच्छी बात होगी किसी भी चीज को जानने के लिए। भाई वो भी पहला व्यक्ति होगा जो ये सोचा कि सेब जो लगा है तो जमीन पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? उसके पहले भी तो लोग देख रहे थे। न्यूटन के मन में आया, उन्होंने सिद्धांत दिया। इसी तरह से प्रत्येक छोटा बच्चा, उसकी सोच जो होती है साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिकों की जैसी होती है। और यदि वह बच्चा अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेता है तो अपने जीवन में बहुत तेज होता है। किसी भी बच्चे के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए। उसे कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए चलो हटो अभी नहीं बताएंगे, क्या ऐसे फालतू प्रश्न पूछते हो, ये प्रश्न तुम्हारे अनुसार नहीं है, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, जो भी प्रश्न है भाई, जिस तरह से उसको बात समझ में आ रही है उस तरह से पूछ रहा है, और जब पूछ रहा है तो उसके प्रश्न का उत्तर हम दे दें। कुछ आप उदाहरण बता सकते हैं बच्चे कैसे प्रश्न पूछते हैं? आपके मन में है कुछ ऐसी बातें? कोई आश्चर्यचकित ऐसे प्रश्न पूछे होंगे बच्चे, ये कैसे होता, क्यों होता है? इंग्लिश की क्लास में अगर साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश की क्लास में साइंस का प्रश्न पूछ रहा है तो यदि हम जानते हैं, यदि हम उसकी जानकारी रखते हैं तो बता दें वहीं पर। मैं ये मत बोलो कि ये तो इंग्लिश का पीरियड है, साइंस का नहीं पूछ सकते हो। सबसे अच्छी टीचिंग होती है ब्लेंडेड सब्जेक्ट टीचिंग।
मल्टीपल। हाँ, मतलब सब मिला करके मिश्रित। भाई देखिए क्या है, वह बच्चा तो 6वीं 7वीं का है, उसको कम से कम जानने की हमें भी कोशिश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चल करके और इतना तो हम सक्षम हैं, इतना सक्षम हैं कि हम सभी विषय इतना जानते हैं। और एक मुख्य बात और समझ लीजिए तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कहा जाता है प्राइमरी के शिक्षक जितनी विषय लगती हैं सभी की जानकारी होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश के मैं नहीं हूं, एमए नहीं किया हूं, बीए नहीं किया हूं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। उसी तरह से एक मानसिकता बना लीजिए कि मिडिल लेवल तक, कक्षा 8वीं तक जितनी विषय हैं, हम किसी भी विषय के हों सभी विषय का सामान्य ज्ञान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा। हम साइंस के हैं, उतना इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सामान्य से हमारा पाठ्यक्रम है, उतनी जानकारी रखें। यदि मैं लैंग्वेज का हूं, किसी भी भाषा का, तो दूसरी भी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा मैं जानूं। और ये जो जानना होता है ना, जब तक आप जानने के लिए सोचेंगे तभी आप अच्छा बन सकते हैं। आप मन में रखिए ना कि मुझे आज मैं क्या सीखा हूं, संस्कृत का एक श्लोक ही याद कर लिया, उसके अर्थ को समझ लिया, एक सूक्ति को पढ़ लिया, एक नई कहानी में जान गया। एक सहायक वाचन किताब है, सहायक वचन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं बोलिए? नैतिक शिक्षा का है, योग का है, और एक में सामान्य अध्ययन है जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी है, किसी कक्षा में, किसी में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, इस तरह से। तो प्रत्येक कक्षाओं में अलग अलग है। ये सभी बहुत हेल्पफुल पुस्तकें हैं। हम अतिरिक्त कहीं से जरूरी नहीं है कि हम बोध कथाओं को ढूंढने जाएं। आप सहायक वाचन किताब रखिए और उसको पढ़िए, बच्चों को कहानी सुनाइए। और कहानी एक ऐसा माध्यम है, ये बहुत प्राचीन एक शिक्षण की परंपरा थी, आज भी बहुत कारगर है, भविष्य में भी रहेगी। जब हम कथाओं के माध्यम से जोड़ते हैं, कथा में क्या होता है, कहानी में क्या होता है, कितना उसकी आंतरिक, उसकी चेतना का विकास होता है। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात है कल्पनाशीलता, सृजन की क्षमता, हाई ऑर्डर थिंकिंग, उच्च स्तरीय सोच, उसके साथ साथ लैंग्वेज, भाषा। कहानियों में जो मोड़ आते हैं, जब हम बताते हैं इसके बाद ऐसा हुआ तो सोचता फिर क्या हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ फिर क्या हुआ होगा। और एकाग्रता, चिंतन, रोचकता, पूरी बातें हैं। अरे जो कुछ भी बच्चा नहीं जानता है, छोटा सा रहता है ना, वो भी देखिए अपनी दादी से कहानी सुनता तक नहीं सुनता था बचपन में ध्यान से। आज तो सब बंद है। आज तो बच्चे जानते नहीं कि आकाश में तारे और चांद कैसे होते हैं। आजकल मोबाइल बच्चों का है ना, वो आंगन में हम लोग लेटते थे, दादी माँ बगल में रहती थी, फिर हम लोग कहते थे कि दादी माँ कहानी सुनाइए। दादी कोई कहानी सुनाया करती थी, उसको हम सोते सोते सुनते सुनते सो जाते थे। और सुबह उठते थे तो अपनी एक निश्चित दिनचर्या रहती थी, कब कितने बजे उठना है, कब मुझे पढ़ने बैठना है। हम अपने स्कूल में विद्यार्थियों को सामान्य सा दिनचर्या का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, इसको जरूर आप बताइए। स्कूल से जाने के बाद एक निश्चित जगह पर अपनी किताबें रखना, अपने कपड़े लगाना, पढ़ाई करने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, प्लेस, पढ़ाई का कोना, वहां पर बैठ करके पढ़ें। एक ड्रेस कहां पर अपना गणवेश रखेंगे, कब साफ स्वच्छ करके आएंगे, सुबह कितने बजे उठते हैं, घर में और क्या क्या करते हैं, ये सब चीजें क्या हैं। हर चीज जो है, तो जब उससे हम परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, सब एक हुक है, उनको जोड़ना, प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, ये सब बातें धीरे धीरे छूट रही हैं हमारी विद्यालय से। इनको हमको ला लेना चाहिए। और जब ला लिए, उस तरह से पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, हमारा वातावरण तैयार हो गया, फिर आप पढ़ाइए ना, जो आप कहेंगे वो होगा। जादूगर क्या करता है? पहले डमरू बजाता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं, फिर कला दिखाता है, उसमें एक शैली होती है, आप में, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है। वो कहता है कभी ये होने वाला है, और धीरे से स्टॉप करके दूसरा जादू दिखाने लगता है। क्यों ऐसा करता है? आप अंत तक बने रहिए, अंत तक।
तो अंत तक जोड़ करके रखने की कला जो उसमें होती है, उसी तरह से शिक्षण में एक टीचर के पास होनी चाहिए। आपका खिंचाव हो, आप कक्षा में जाए ना तो सोचें कि सर जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात बताएंगे, चाहे आप मैथमेटिक्स के ही टीचर हो। यदि हम अपनी सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग बनाते हैं, बहुत कठिन बनाते हैं, उससे तो अच्छा है कि सरल बना करके हम शिक्षण करना प्रारंभ कर दें। छोटी छोटी टेक्निक, गणित के जादू को सीख लीजिए, अंकों के बारे में जान लीजिए, उनसे कुछ ऐसी पहेलियां बुझवाइए। तो जब ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उनकी जिज्ञासा जब बढ़ेगी, आपसे मित्रवत व्यवहार जब उनका होगा, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, तब देखिए कैसी शिक्षण होती है। इसको आजमा करके देखिएगा। अगली चीज है हमारा प्रभावी दिशा निर्देश। प्रभावी दिशा निर्देश, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप क्या कहने जा रहे हैं कक्षा में। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं चलो निकालो किताब कापी, शुरू करो पढ़ना। अब कौन सी किताब निकाले, क्या लिखे, क्लियर नहीं है। इसकी जगह पर यदि हम बोलते हैं हिंदी की किताब निकालो, इस पाठ को पढ़ना है, याद करना है, यहां से यहां तक, इंस्ट्रक्शन क्लियर है, वह काम करेगा। यदि दिशा निर्देश हमारा शिक्षण का सही है, तब हम परिणाम को भी जान सकते हैं, किस काम को हम दिए थे कितना फलीभूत हुआ है, उसका रिजल्ट कितना आया है। और कब दें, सही समय पर दें। सही समय पर, यदि हम समय चूक गए, गलत समय पर देते हैं, सही नहीं है। सटीक भाषा हो, स्पष्ट भाषा हो, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ सही हो। व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हमारे एक बार घर में कुछ काम काज चल रहा था, तो जैसे नात मेहमान आते हैं, फूफा जी आए थे, मामा जी इत्यादि सब आए थे, तो मैं चाय ले गया सबको देने के लिए। फूफा जी बैठे थे, तो सामान्य तौर पर चाय रखा और कहा कि फूफा जी ये चाय है, देखते रहिएगा। मामा को दिया, नाना को दिया, दादा को दिया, चाचा को दिया, सबको दिए करके। अब जब कप लेने के लिए मैं गया तो फूफा जी की चाय वैसी कोई रखी थी। मैं कहा पिए नहीं। बहुत मजेदार बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि भैया देखे कहे रहा, तुम देखे देखी लाए भाई, क्यों छुए न पावे, क्यों के लई न जाए, पिए थोड़े कहे रहे, एक ही कहे थोड़ा देखा तो रहा बेके थे, ताके हन अच्छे से। अब इसमें से ये तो ऐसी चीजें हो गई व्यवहारिकता में। विद्यार्थियों को भी क्या करना है, हमारा स्पष्ट दिशा निर्देश रहे कि करना क्या है, कैसे बैठना है, क्या लिखना है, क्या याद करना है, क्या सीखना है। जब उनको स्पष्ट भाषा में हम बता देंगे, जैसे भी फोन आया था, कोई पूछ रहे थे घर से कि वो चीज कहां पर रखी है, तो नहीं बता रहे थे, वो कोठरी में, संदूक के ऊपर, पेटी पर, क्लियर। भाई कोठरी में कहां है ना सगले, तो एक दिशा निर्देश क्लियर है कहां पर, है ना। कभी घर में हम नहीं देखते हैं ऐसा, कभी होता है कि जाओ ये चीज लेते आओ वहां से, पीली चीज उठा लिया, आधा समझे में नहीं आता, कौन सामान मंगा ले, कौन कलर का है, कहाँ रखी है, जाके पूरी परेशानी होती है, वहां पर समस्याएं होती हैं। हमारा दिशा निर्देश क्लियर हो, स्पष्ट हो, कक्षा में अच्छी प्रभावी चर्चा हो। चर्चा का तात्पर्य है डिस्कशन, हमारा उसका एक इंपैक्ट हो। उसके लिए क्या करेंगे, चर्चा करने के लिए निश्चित विषय वस्तु रखना। अभी हम उस पर पढ़ेंगे कि औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक चर्चा कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है। लेकिन कोई भी हम विषय मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, उसको हम कक्षा में बता सकते हैं कि आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अब भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। इतिहास क्या है, सामान्य सा, मैं तो मैट्रिक में जाकर के हमेशा पूछता हूं बच्चों से, नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या हुआ, इतिहास क्यों हम पढ़ते हैं। ह्वाई का प्रश्न जरूर रखिए, पढ़ते ही क्यों हैं। कई बार बच्चों से पूछिए बैठा करके कि हम क्यों पढ़ते हैं, कोई बताए। फिर आप उनके उत्तर को सुनिए, उसका समीकरण करिए, खुद निकल करके आएगा कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लाभ है कि नहीं है। तो वी शुड क्रिएट एन एटमॉस्फियर इन द क्लासरूम ऑफ टीचिंग एजुकेशन। उनसे कभी चर्चा तो करिए कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। भाई दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो उसका क्या नुकसान होगा, हम पढ़ रहे हैं तो क्या नुकसान होगा। एनईपी इस बात पर भी फोकस करता है कि जब वो पढ़ना प्रारंभ कर रहा है, उसके साथ में आप ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट कहां पर है, उसकी रुचि कहां पर है।
एक लड़का मराठी प्रोफेसर का लड़का है, वो 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, फेल हो जाता है, लेकिन वह मैदान में जाकर के बैट और गेंद से इस तरह से अभ्यास करता है कि उसकी पहुंच यहां तक होती है, उसका अचीवमेंट यहां तक उसको पहुंचाता है कि हम उसको भारत रत्न देते हैं। और भले वह 10वीं में उत्तीर्ण हो गया हो, लेकिन एक स्पेशल फील्ड में वह अचीवमेंट प्राप्त करता है, उसके बारे में कक्षा 10वीं में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, जिसे हम द ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बोलते हैं। देखिए आप उदाहरण, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉ फील्ड में गए, लेकिन उनकी अभिरुचि किसमें थी, इंटरेस्ट किसमें था, संगीत में, साहित्य में आए, उनको एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। रामानुजन जी सभी विषयों में उत्तीर्ण होते थे, लेकिन गणित में अव्वल थे, कहीं भी गणित के सवाल लगाया करते थे। उनके आजकल भी अभी तक प्रमेय जो है, तो अभी बहुत कुछ रिसर्च चल रहे हैं उस पर, विदेशों में भी अपने देश में भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि और विषयों में थोड़ा सा कमजोर थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी गणित में उत्तीर्ण हो जाया करते थे, लेकिन हिंदी में उनकी उपलब्धि यहां तक पहुंचती है कि एक हम रेखा खींच करके बोलते हैं कि महान उपन्यासकार जो है तो प्रेमचंद युग का निर्माण करते हैं। उनके नाम से एक युग माना जाता है पूरा, प्रेमचंद्र युग। ये क्या है, यह एक विशेष उपलब्धि है। ऐसे बच्चों में भी विशिष्ट प्रतिभा होती है। वह मान लीजिए कि इंग्लिश कमजोर है, हिंदी में अच्छा होगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि स्कूल में हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो शब्द सुने क्या होता है, क्या होता है पोर्टफोलियो मिश्रा जी? व्यक्तित्व उसके बारे में क्या है सब उसका तैयार करें, कौन से उसके मजबूत और कौन से उसके कमजोर पक्ष हैं। अच्छा, क्या यह प्रत्येक कक्षाओं में चेंज किया जाता है? उसका विशेष के अनुसार होता है सर। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 6 में पोर्टफोलियो एक बच्चे का मैं बनाया, तो 7वीं में क्या उसकी फाइल चेंज करेंगे कि उसी में हम रखेंगे? नहीं, उसकी निश्चित रूप से अगर सीखने की प्रवृत्ति अगर बढ़ रही है, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है, पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें बच्चों के रिकॉर्ड का संधारण हम करते हैं। अब मान लीजिए कि उसमें उसकी चित्रकला, उसकी कविता जो है तो अभी अभिरुचि लिखता है, कोई कहानी लिखता है, गणित में अच्छे अंक पाते हैं, उसके रिकॉर्ड, उसकी जो उपलब्धियां होती हैं उसको हम फाइल में लगाते जाते हैं। कक्षा 6वीं में एक बच्चा है, जब 7वीं में पहुंचेगा तो उसकी फाइल चेंज नहीं होगी, उसी के पीछे 7वीं की लगा देंगे, जब 8वीं पहुंचेगा 8वीं की लगा देंगे। तब कक्षा 1 से ही यदि बना दी जाए एक बच्चे की फाइल और उसके पीछे उसकी उपलब्धियों को लगा, उसकी जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं, तो अंत में मालिक हाई स्कूल में पहुंचता है, हायर सेकेंडरी में, उस फाइल को देख करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यह किस फील्ड में अच्छा है, किस क्षेत्र में अच्छा है। एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, उसकी विशिष्ट जो कोई कार्य क्षमता होती है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इस सब बातों का उल्लेख किया गया है, बस हमको करने की आवश्यकता है। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि हम अपने विद्यालय में इस तरह की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों में सक्रियता सबसे पहले लाएंगे। क्या लाएंगे? सक्रियता लाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक।